प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा अल्पतम विचलन कोण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम प्रिज्म का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये समांग पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि इसमें से प्रकाश की किरण गुजर जाएगी जो किसी कोण पर झुका हुआ रहेगा और दो समतल पृष्ठों से। तो कोई समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुका रहे और उसमें दो समतल पृष्ठ रहे, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। देखिए, इसमें ये जो है एक प्रिज्म है। इसमें क्या होता है कि एक समांग होता है और पारदर्शी माध्यम होता है। समांग माने बताए थे कि ऐसा पदार्थ जिसके सभी स्थान के अणुओं की संख्या एक समान होती है, संरचना एक समान होती है, समांग कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें दो पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर झुके होते हैं। तो एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, ये जो दोनों पृष्ठ होते हैं ये किसी न किसी कोण पर झुके होते हैं। तो ये जिस कोण पर झुके होते हैं उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है ना, देखिए लिखा है, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। मतलब ये जो दोनों पृष्ठ होते हैं इनको हम अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं और इसे प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। प्रिज्म कोण भी इसे कहा जाता है। याद रखना, प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, यही प्रिज्म है। इसको देखे होंगे, ये कांच का बना होता है। इधर से भी कांच, इधर से भी कांच और इधर से भी कांच, तीनों ओर से कांच का बना हुआ होता है। और जब इसमें से हम प्रकाश किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को तो हम प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। इसको हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर केवल प्रिज्म समझना है। तो प्रिज्म क्या होता है, ये कांच का तीनों ओर से घिरा हुआ एक वस्तु है। इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा ये दोनों जिस कोण पर मिलते हैं उसे हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसमें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये ए बी सी एक प्रिज्म है। इसका जो पहला अपवर्तक पृष्ठ है उसका नाम ए बी है और जो दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है उसका नाम ए सी है। प्रिज्म कोण ए है। अब यहाँ पर एक किरण गुजारते हैं, ध्यान से देखिए इसको। पहले पृष्ठ ए बी पर एक किरण हम पी क्यू गुजारते हैं। अब देखिए, उधर वायु है और इधर किसमें प्रवेश करने जा रहा है, कांच में। तो ये पहले पढ़ चुके हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि ये तो पक्का है कि ये किरण अब सीधे नहीं जाएगी, वो मुड़ेगी। लेकिन किधर मुड़ेगी ये माध्यम पर निर्भर करता था। अगर सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता था, और अगर विरल से सघन में जाता था तो अभिलंब की ओर जाता था। तो हम इसमें तो ये पता कर सकते हैं कि ये विरल से सघन में जाता है, यानी कि ये अभिलंब की ओर जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अभिलंब ढूंढना है। तो अभिलंब का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जो 90 अंश का कोण बनाए। ऐसा पृष्ठ, ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाती है, अभिलंब कहलाती है। देखिए, ये ही पृष्ठ था, इसी से अपवर्तन होगा। तो इस पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाएगी। तो देखिए, ये वाली रेखा ये 90 अंश यहाँ बना रही है। देखिए, अगर यहाँ देखा जाए ऐसे तो 90 बन रहा है ना। तो ये क्या है, एन क्यू ई, ये क्या है, अभिलंब है। तो देखिए, ये किरण आ रही थी, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। अच्छा, अभिलंब की ओर मुड़ गई तो ये क्यू आर जो है अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित माने मुड़ी हुई किरण, इसे अपवर्तित किरण कह सकते हैं। और ये आपतन कोण आई है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। और ये क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हो। अब देखिए, अब यहाँ जब ये पहुँचा तो फिर से ये कांच में से होकर के जा रहा था, अब किस में जाएगा, वायु में।
तो ये फिर से प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से फिर से दूसरी में जा रही है, तो फिर से इसका अपवर्तन होगा। तो अब की ये सघन से विरल में जा रही है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो पहले हम अभिलंब खींचेंगे। तो देखिए अब की ये वाला अभिलंब है ERM MRE। ये देखिए यहाँ पर 90 अंश बन रहा है ना, यहाँ पर 90 अंश। अगर इसे खींच दें मिला दें तो ये 90 अंश है। तो ये क्या है, अभिलंब हो गया। तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए अभिलंब ये है, इससे दूर हट करके इधर चला आया। अगर अभिलंब की ओर जाती तो इधर चली जाती। तो ये अभिलंब से दूर हटकर चला गया। तो अब देखिए इसके लिए जो है, इस दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण है R', दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण R' है, और ये जो अपवर्तन कोण है वो I' है, I' है ये I'। ठीक, तो इस प्रकार से PQRS क्या हो गया, एक किरण है और किस प्रकार से जाती है, किन नियमों पर जाती है, इसको हम बता दिए हैं। अब देखें यहाँ पर एक शब्द बना है, शब्द नहीं अच्छा रहिए, ये इसका नाम डेल्टा है। ये इस प्रकार से बना है, डेल्टा है। ये डेल्टा को विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा को विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे है। देखिए PQ को आगे बढ़ाने पर तथा RS को पीछे बढ़ाने पर, फिर से सुनिए, PQ को आगे बढ़ाने पर तथा RS को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु D पर मिलते हैं या बिंदु D पर काटते हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। मतलब ये जो पीछे बनाया गया है ये और ये जो बनाया गया है, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। ये आगे वाला नहीं, यहाँ जो बन रहा है उसका नाम विचलन कोण है। अच्छा, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विचलन कोण हो गया। उसके बाद अब देखिए अगला हेडिंग जो है लिखा है, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र तथा अल्पतम विचलन कोण। अब यही थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आता है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। देखिए इसमें चित्र को ध्यान से, ये तो ग्राफ इसका है और चित्र यही वाला काम करेगा। इसमें भी पहले चित्र से समझिए। देखिए अगर हम इस पर अलग अलग आपतन कोण की किरणें गुजारें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी आपतन कोण 30 कर दें, कभी 40 कर दें, कभी 50 कर दें, तो ये जो विचलन कोण का मान है ये भी अलग अलग आता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए अगर हम इसको ऊपर से और गुजारते, ऐसे ऊपर से करके गुजारते, तो क्या होता कि और नीचे से चला जाता, इस प्रकार से जाता, और यहाँ से और नीचे से आता। तब हम जब इसको यहाँ से बढ़ाते पीछे, तब जा कर के यहाँ मिलता, और इसको जब बढ़ाते तो आकर के इस प्रकार से यहाँ मिलता, तब भी तो यहाँ पर बनता। यानी कि जो डेल्टा का मान है, यानी कि जो विचलन कोण का मान है, ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगर विभिन्न आपतन कोण डालें, यानी कि अलग अलग आपतन कोण डालें, परंतु 30 अंश से कम नहीं होना चाहिए। ये जो आपतन कोण है वो 30 अंश से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 30 अंश से ऊपर हम अलग अलग आपतन कोण डालें तो ये विचलन कोण का मान भी अलग अलग होता है। तो अगर हम इसको अलग अलग मान करके एक ग्राफ बनाएं तो वो जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए पहले ग्राफ को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है आपतन कोण I, ये 0 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60, मतलब ये आपतन कोण का मान है। और इधर क्या है, विचलन कोण है। तो देखिए इसमें विचलन कोण जो है वो 30 अंश से ऊपर करना है, और ये आपतन कोण है। देखिए यहाँ पर ये 40 से थोड़ा सा कम है और ये 50 से थोड़ा सा कम है। एक आपतन कोण यानी कि 50 से इसको मान लीजिए 48 या 47 मान लीजिए। जब 47 अंश का आपतन कोण पर यहाँ देखिए यहाँ पर कोण बनता है ना, अगर जब हम इसको 47 अंश के आपतन कोण पर गुजारते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा। तो कितने का बना है, देखिए यहाँ पर 40 से कम है, इसको 38 मान लीजिए, 38 मान लिए ना। अच्छा, तो ये यहाँ की स्थिति है। ऐसे ही देखिए जब
हम यहाँ से गुजारते यहाँ से, तो ये कहाँ पर जाता, ये जाता यहाँ ऊपर, यानी कि 40 से ऊपर जाता। और हम इसको नीचे गुजारते यहाँ से, तो ये कहाँ जाता और ऊपर जाता। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब हम 30 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए 30 के यहाँ 30 से देखिए सीध में 30 से उधर नहीं बना है ना ग्राफ, यानी कैसे ऊपर चला जाएगा। ये 30 से नीचे नहीं डालना है, नहीं तो अल्पतम विचलन, नहीं तो विचलन कोण ही नहीं बनेगा, ये वाला विचलन कोण नहीं बनेगा अगर 30 से कम डाला जाएगा तो देखिए इसको फिर से ध्यान से, जब हम 30 अंश से ऊपर आपतन कोण डालते हैं तो यहाँ पर जो विचलन कोण बनता है, विचलन कोण यहाँ 40 बन गया है, 40 से कम, हाँ 38 मान लीजिए, विचलन कोण 38 अंश बन गया है। तो देखिए ये जो विचलन कोण का मान होता है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान अल्पतम होता है, न्यूनतम होता है। पहले देखिए शुरू से, पहले जो है विचलन कोण का मान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं विचलन कोण क्या होता है, घटने लगता है। जैसे जैसे हम 30 अंश से जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटने लगता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए ये जो विचलन कोण था उसका मान न्यूनतम हो जाता है। तो वही विशेष आपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। उसके बाद देखिए अब हम अगर और आगे इसको बढ़ाने लगे तो देखिए यहाँ चला जाएगा, इससे ज़्यादा है। ऐसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण बढ़ता जाएगा। यानी कि हुआ क्या कि यहाँ से एक विशेष आपतन कोण के लिए ये जो विचलन कोण है इसका मान न्यूनतम होता है। इसी न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम माने मिनिमम विचलन कोण, तो ये अल्पतम विचलन कोण है। तो अगर अल्पतम विचलन कोण होगा तो वहाँ से एक नियम होता है, एक सूत्र है, जब अल्पतम विचलन कोण होगा तब आई बराबर आई डैश होगा। कितना होगा यहाँ लिख देते हैं, आई बराबर आई डैश, ये होगा, इसको याद रखना, अभी काम आएगा फिर ये। और ये हो जाएगा आर बराबर आर डैश तथा आर बराबर आर डैश। ये दो चीज़ होता है। ये कब होता है, जब अल्पतम विचलन की स्थिति होती है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई क्या है, आपतित किरण, आपतन कोण है आई, आपतन कोण और आई डैश क्या है, अपवर्तन कोण। तो पहले पृष्ठ का आपतन कोण दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा और पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण दूसरे पृष्ठ के आपतन कोण के बराबर हो जाता है। कब, जब ये अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तब, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है ये अल्पतम विचलन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, मतलब इसके लिए एक सूत्र है जो कक्षा 10 में हम पढ़े थे, उसका डेरिवेशन नहीं किया गया है, तो उसका डेरिवेशन इसमें है, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप आसानी से उन सभी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करते हैं।